स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया है और उसके अंदर एक टॉपिक है पावर, पावर ऑफ मिरर और लेंसेज। ठीक है, तो ये इकट्ठा ही टॉपिक करवा दिया जाएगा आपको। तो ये लेंस का भी हम करेंगे आगे, रिफ्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे, ग्लास स्लैब का पढ़ेंगे। तो पावर टॉपिक हम लास्ट में करेंगे क्योंकि उसमें मिरर भी आ सकता है, लेंस भी आ सकता है, फार्मूला सेम ही रहेगा। जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया है, रूल रेगुलेशन समझ में आ गए हैं, ठीक है, फार्मूले समझ में आ गए हैं, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी रहने वाला है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको एक टॉपिक करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ लिया है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है? ट्रेवल करती है, पास कर जाती है एक मीडियम को, दूसरे मीडियम में चली जाती है वो, यानी मीडियम चेंज कर ले अगर लाइट, तो रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जो था वो मिरर्स में होता था और ये किस में होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में। किस में होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरी बात, मैंने आपको मीडियम के बारे में भी बताया था। मीडियम दो टाइप के बताए थे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको मीडियम का पता होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, जिसको हम दो मीडियम में सेपरेट करके पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम को दो मीडियम में लेकर पढ़ेंगे। फर्स्ट, कोई एक मीडियम अगर आप ले रहे हो, एक को रेयर और दूसरे को डेंसर, मतलब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आप मीडियम को जज करना चाहते हो, दो डिफरेंट मीडियम लेना चाहते हो, तो आपको उसको रेयर और डेंसर में डिवाइड करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या बोल सकते हो आप इसको? ऑप्टिकल डेंसिटी, इसके बिहाफ पर, इसके कंपैरिजन करके आपको ये रेयर और डेंसर बनाना होगा। क्या होता है रेयर और डेंसर? रेयर होता है जिसमें जो मटेरियल आपने लिया हुआ है उसके पार्टिकल दूर दूर हो। डेंसर क्या होता है? डेंसर होता है जिसमें पार्टिकल पास पास हो। ठीक है, देखो इसमें पार्टिकल, इनके पार्टिकल के बीच का गैप क्या है? कम, तो ये डेंसर मीडियम होगा। ये क्या है? रेयर। कैसे? इसके पार्टिकल कंपैरेटिवली इससे, इसके जो पार्टिकल है वो दूर दूर है। जिसमें दूर दूर पार्टिकल होंगे वो क्या होगा? रेयर मीडियम। जिसमें पास पास होंगे वो क्या होगा? डेंसर। चलो एक मीडियम और ले लेते हैं, वो ऐसे है। ठीक है, इसके अंदर जो पार्टिकल का गैप है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा कम है कंपैरेटिवली दिस। तो इस केस में ये रेयर बन जाएगा और ये, सॉरी, ये डेंसर बन जाएगा और ये रेयर का काम करेगा। मतलब हम किसी को भी रेयर और डेंसर नहीं कह सकते। रेयर और डेंसर कहने के लिए आपको पास दो मीडियम होने चाहिए। फिर आप देखोगे कि उसके अंदर, किसके अंदर पार्टिकल दूर दूर है और किसके अंदर पास पास है, तो कोई भी रेयर बन सकता है और कोई भी डेंसर। ठीक है, दूसरी बात, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है इसके बारे में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यू नो वेरी वेल। अगर सॉलिड और लिक्विड की बात आ जाए तो आपको पता है जो पार्टिकल है वो लिक्विड के केस में पास पास होते हैं और सॉलिड के केस में क्लोजली पैक्ड और ज्यादा पास हो जाते हैं। मतलब इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा कम होता है। लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं। ठीक है, और गैस में क्या होता है? गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं, एक पार्टिकल यहां तो दूसरा वहां। तो अगर यहां पर सॉलिड और लिक्विड में अगर कंपेयर करें कि कौन डेंसर है और कौन रेयर है, देन यू कैन से सॉलिड क्या काम करेगा? डेंसर का, और ये काम किसका करेगा? रेयर का। बट अगर लिक्विड और गैस की बात आ जाए तो लिक्विड के पास पास हो जाएंगे पार्टिकल और गैस के दूर दूर, तब ये डेंसर का काम करेगा और ये रेयर का। और सॉलिड और गैस की बात आ जाए तो इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। दिस वन इज डेंसर एंड दिस वन इज रेयर। तो इन दिस वे यू कैन जज विच मीडियम इज रेयर एंड विच मीडियम इज डेंसर। तो कैसे रेयर और डेंसर का पता लगाएंगे वो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, चलो
सिंपल सी बात ले लेते हैं, एक नॉर्मल वाटर ले लेते हैं, नॉर्मल वाटर, और एक ले लेते हैं साल्टेड वाटर। कौन सा वाटर? साल्ट वाटर, साल्टेड वाटर। तो बता सकते हो इन दोनों में से ज्यादा रेयर और डेंसर कौन सा होगा? रेयर कौन होगा, डेंसर कौन सा होगा? तो इन दोनों में से डेंसर साल्ट वाटर वाला होगा और रेयर नॉर्मल वाटर होगा। तो इस तरह से भी मतलब आपको क्या करना पड़ सकता है, रेयर डेंसर का पता लगा सकते हो। दूसरी बात, आप इसको ऑप्टिकल डेंसिटी लेकर भी बोल सकते हो। कैसे? कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, वन इज नॉर्मल वाटर एंड अदर इज साल्टेड वाटर। तो रेयर डेंसर ना पूछ के अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, विच वन है मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, तो इसके अंदर भी आपको जो डेंसर होगा उसी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी और जो रेयर होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। तो इन दिस वे यू कैन आल्सो जज कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। रेयर और डेंसर भी कह सकते हो, ऑप्टिकल डेंसिटी से भी कह सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जिसमें पार्टिकल पास पास होंगे वो डेंसर यानी कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। आपको भी पता है डेंसिटी का वैसे फार्मूला क्या होता था, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी को कहते थे। वॉल्यूम सेम है लेकिन साल्ट डालते इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स व्हाई डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। आपने 9th क्लास में फार्मूलों के साथ खेलना सीख लिया था। तो वैसे नहीं कहा गया ऑप्टिकल डेंसिटी, वैसे ही वर्ड नहीं आया डेंसर, ये डेंसिटी वर्ड से आया जिसमें मास को बढ़ा दिया गया है और वॉल्यूम को सेम रखा जाता है। मास को बढ़ाकर आप डेंसिटी को बढ़ा रहे हो जिसकी वजह से ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसर बन जाती है कोई भी चीज। ठीक है, चलो ये दो मीडियम पढ़ने के बाद आपका जो आर्टिकल है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन आपने जूनियर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिया है कि एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब when light travels from one medium to another medium जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। लेकिन ये ऐसे ही नहीं चली जाती है, जैसे रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल आई और आर क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। आई आर और नॉर्मल सेम प्लेन में होंगे, पढ़ा था काफी कुछ आपने। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो आपको अब पढ़ना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो लिख लीजिए इसका अनदर नेम, स्नेल्स लॉ। क्या होता है ये, डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको। किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू। चलो एक ग्लास स्लैब ले लेता हूं मैं सबसे पहले, काफी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम आप साथ के साथ बनाएंगे मेरे साथ। कॉपी पेन ले लीजिए, एक रेक्टेंगल बनाइए। जो ये रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगुलर स्लैब, ग्लास स्लैब लिए आपने। क्या लिए? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लिख देता हूं यहां पर, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, लाइट को इंसिडेंट करेंगे। लाइट को इंसिडेंट करेंगे ओब्लिक्वली, ओब्लिक्वली, इंक्लाइंड, ये दोनों वर्ड एक जैसे है। एक्यूट बोल सकते हो, मतलब 90 डिग्री और 0 डिग्री से नहीं डालना है। 90, 0 डिग्री, 180 और 270 डिग्री से नहीं डालना है। ओब्लिक्वली 0 to 90 के बीच में कोई एंगल लेना है, या 90 to 180 के बीच में ले सकते हो, 180 to 270, 270 से 360 के बीच में। इस तरह से स्लांट लाइन लेनी है आपको, इंक्लाइंड लाइन लेनी है, ओब्लिक्वली बोलते हैं इसको। तो ओब्लिक्वली आपने लाइन इसके ऊपर क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी ग्लास स्लैब पे। यू नो ग्लास स्लैब जो है ट्रांसपेरेंट लेना है। कैसा लेना है? ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट, पानी की तरह आर पार दिखता हो जिसमें वो। तो जैसे ये लाइट इंसिडेंट रे, जिसको आप आई से लिखते हो, ये लाइट आई इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो यहां पर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल।
जहां पर भी स्ट्राइक करी है वहां पर नॉर्मल N1 ले लेंगे आप। क्या ले लेंगे? N1। और जो ये लाइट है इसको नाम दे दीजिए, इनिशियल लाइट थी ये, इंसिडेंट रे थी, इसको नाम दे दीजिए आप PQ। PQ लाइट, P से Q, इंसिडेंट रे I लिखेंगे आप इसको। जब ये लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये इसके अंदर एंटर कर जाएगी। किसके अंदर? ग्लास स्लैब के अंदर। बाहर क्या है? एयर। बाहर क्या है? ये एयर, ठीक है। और ये क्या है? ग्लास स्लैब। तो एयर के जो पार्टिकल है दूर दूर होते हैं, ग्लास स्लैब के पास पास होते हैं। तो यू कैन सी हेयर कि लाइट कहां से आ रही है? रेयर मीडियम से आ रही है। जा कहां रही है? डेंसर मीडियम में, मतलब ग्लास स्लैब के अंदर। तो जब ये लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये आपने ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी सीधी, ये बेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी। और मुड़ने के भी दो तरीके हैं इस पे, या तो उधर जा सकती है या इधर जा सकती है। इस लाइन पर नहीं जाएगी, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है इस पे नहीं जाएगी, ये उधर भी जा सकती थी उधर भी। लेकिन जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप यहां से पॉइंट याद रखेंगे, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, कहां पर मुड़ेगी वो? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये चीज को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे आप इसका, ठीक है। उसके बाद जहां पर ये अब डेंसर से दोबारा से रेयर में जाएगी, ठीक है। वैसे तो यहां हो गया, चलो हम यहां तक ही स्टडी करते हैं। सबसे पहले PQ, दिस पॉइंट इज R। जो ये एंगल आपको दिख रहा है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, इसको बोलेंगे एंगल I, इंसिडेंट एंगल। और जो ये ग्रीन वाली लाइट जो अंदर पास कर रही थी, इसके रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? R, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल R। लेकिन आप देख सकते हो कि एंगल I जो है वो ग्रेटर होगा एंगल R से। कब? जब लाइट रेयर टू डेंसर जाए। नोट कर लीजिए आप ये सारी चीजें कि when the light goes from rare to denser medium it deflects towards the normal, and in this case angle of incident is always greater than to angle of refraction. This is the angle of refraction. ये रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं है, वो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। नाउ हेयर एंगल I इज इंसिडेंट एंगल and now the angle R is refracted angle, refracted angle, ठीक है। और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे इसमें, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया है। तो ये था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी कैसा? थ्रू ग्लास स्लैब। क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में कि ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन करके दिखाइए। ये डायग्राम वो क्या करता है? इनकम्प्लीट डायग्राम दे देता है, आपसे कहता है कंप्लीट करिए, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कहीं भी क्वेश्चन मार्क डाल सकता है, आपको बताना पड़ेगा। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगल I और R इक्वल होंगे, ग्रेटर होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम अच्छे तरीके से स्टडी करना है। आई होप आपने इस डायग्राम को समझ लिया होगा। तो लाइट जो आपकी वो P से Q, Q से R चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पूरा डायग्राम पढ़ के फिर देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसको क्या कैसे लिखेंगे, क्या होगा। जब ये लाइट R पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी ग्लास स्लैब में, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो यहां पर फिर दोबारा से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, फिर दोबारा से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है। जो ये एंगल होगा वही एंगल यहां पर होगा। मैथमेटिकल ज्योमेट्रिक से आप देख सकते हो, जो एंगल ये बनेगा वही एंगल यहां पर बनेगा। और दूसरी बात, जब ये लाइट बाहर निकलेगी डेंसर टू रेयर, ग्लास स्लैब से एयर में जाएगी, ये एयर है बेटा दोबारा से यहां पर,
दिस वन इज डेंसर मीडियम। डेंसर से रेयर जाएगी तो ये लाइट दोबारा से जैसे ही जिस एंगल से ये थी वैसे ही हो जाएगी, बिल्कुल सेम ऐसे। नोट कर लीजिए इसको, बिल्कुल इस के पैरेलल हो जाएगी। नाउ यू कैन सी जिस एंगल से ये लाइट थी उसी एंगल से ये, तो यहां पर ये एंगल बन जाएगा ई। और आपको एक बात बता दूं मैं यहां पर, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ई। हाँ 1 डिग्री का फर्क होता है इसमें, प्रैक्टिकली आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है। नहीं प्रैक्टिकल में नहीं, वैसे 1 डिग्री का फर्क आ जाता है। मान लो ये 40 डिग्री था तो ये 39 होगा, सही आंसर इसका 39 होगा। थोड़ा बहुत डेंसिटी की वजह से होता है ये। बाकी आप यही रूल लेकर चलोगे इसमें, जो जिस एंगल से लाइट डाली गई थी उसी एंगल से बाहर निकलेगी, बट उसका पाथ चेंज हो गया, वो पैरेलल शिफ्ट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? पैरेलल शिफ्ट में। देखिए ये जो लाइट थी पी क्यू, इसको ऐसे जाना था, लेकिन वो ऐसे ना चलकर कहां चल पड़ी? आर एस डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? आर एस डायरेक्शन। तो इनके बीच में ये जो एक गैप आया है, यहां से आप परपेंडिकुलर डालिए, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। डी को क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट। ठीक है, यही रीजन है कि अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आप देखते हो, शीशे के अंदर देखते हो, पानी के अंदर देखते हो, तो जिस जहां पर आप किसी चीज को देख रहे हो तो वो वहां पर नहीं होती। हम जो देखते हैं वो रिफ्रैक्ट होकर हमें यहाँ पर दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज कहां पर होती है? यहाँ पर होती है। तो दैट्स वाई पानी के अंदर किसी पे निशाना लगाना, ठीक है, मूवीज वगैरह वगैरह में देखते हो पानी के अंदर सही निशाना नहीं लगता, वो यही रीजन है। ठीक है। और दूसरी बात, हवा में भी ऐसे होता है। अर्थ के सरफेस पे जो एयर है उसकी डेंसिटी अलग है, उससे ऊपर चलो, उससे ऊपर चलो, उससे ऊपर चलो, इस तरह से एटमॉस्फेयर है, तो लेयर बाय लेयर उसकी डेंसिटी क्या होती रहती है? इंक्रीज और डिक्रीज, यानी चेंज होती है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे होती है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देख रहे हो ये लाइट अब जानी कैसे थी? यहां पर, बट नॉर्मल से अब दूर हो गई, मतलब अपनी जगह छोड़कर वो दूर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने ये सारी की सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई है, जिसमें आपको अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है कि वो क्या होता है। ये आ गया सारा समझ में? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको। चलो आगे पढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? सबसे पहली बात, इसके अंदर भी 3 चीजें हैं, एंगल आई और लाइट आई, आर और नॉर्मल। सबसे पहली बात, इसने कहा द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नई चीज आपके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा, एक और बात इसने कही, लाइट आई, आर एंड नॉर्मल ये सेम प्लेन में होंगे। किसमें होंगे? सेम प्लेन। ये तो दूसरा लो तो वहां से। तो मेन क्या हुआ इसके अंदर? साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या मतलब है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन वर्ड से आया है कि वो एक क्वांटिटी, वो एक वैल्यू जो रिफ्रैक्शन करे। जैसे ये ग्लास स्लैब, इसने लाइट का रिफ्रैक्शन करा, मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब जिस लाइन में लाइट आ रही थी उसने उसको वहां से मोड़ दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया।
ये डिपेंड करता है कि देखो ये लाइट ऐसे जानी थी, उसे मोड़ कर इतना कर दिया, और भी तो ज्यादा मोड़ सकती थी, और भी तो इधर मोड़ सकती थी, थोड़ा कम भी मोड़ सकती थी। तो दिस थिंग डिपेंड्स ऑन म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लास स्लैब अगर मोटी ले ले तो, कोई ग्लास स्लैब मोटा पीस ले लिया और कोई बिल्कुल पतला है, एक पतली ग्लास स्लैब ले ली, तो दोनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन थिकनेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये ग्लास स्लैब ले लिया आपने, ये ग्लास स्लैब पतला लो मोटा लो जैसा मर्जी लो, इसने जितना लाइट को मोड़ना था ये उतना ही मोड़ेगा, ठीक है, उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा। पानी आ गया, पानी भी मोड़ेगा लाइट को, ठीक है। सारी चीजें अगर मीडियम चेंज होता है तो देखिए दो चीजें आपने पढ़ ली है, मीडियम 1 और मीडियम 2। अगर आप लाइट की डिफ्लेक्शन नहीं चाहते तो आपका मीडियम सेम रहना चाहिए। मतलब अगर लाइट हवा में है तो हवा में ही चले, अगर लाइट ग्लास में है तो ग्लास में ही चले, अगर लाइट पानी में चल रही है तो पानी में ही चले। तो यहां पर अगर मीडियम चेंज हुआ तो दो ही केस होंगे, या तो रेयर टू डेंसर जाएगी लाइट, या डेंसर टू रेयर। रेयर टू डेंसर जाते हुए भी मुड़ेगी और डेंसर टू रेयर जाते हुए भी मुड़ेगी, ये बात आपको पता लग चुकी है। तो तीन ही केस बनेंगे, या तो लाइट अपने मीडियम में ही रहेगी, या रेयर टू डेंसर जाएगी, या फिर डेंसर टू रेयर जाएगी। तीनों केसेस में आप लाइट के पाथ को बना सकते हो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने क्या पढ़ा? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसको, और दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू। और जो ये म्यू है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यही डिसाइड करेगा कि हाउ मच लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड व्हेन लाइट गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे लाइट में और मीडियम में जब जाएगी तो लाइट कितना रिफ्रैक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है म्यू के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। दूसरी बात, इसी के अंदर लाइट की जो स्पीड है, स्पीड को लेकर पढ़ेंगे। जब वो रेयर में होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जब वो डेंसर में आ जाएगी स्पीड कम हो जाएगी, जब वो दोबारा से रेयर में जाएगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो क्या देखा आपने? जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम होगी उसकी। सपोज जो हवा है, एयर है, उसमें जो लाइट की स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लिया आपने, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेयर मीडियम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से लाइट चलती है। एयर में ले लिया, वैक्यूम के हिसाब से ले लिया, थोड़ी बहुत कम हो जाती है, इसमें से पॉइंट्स का फर्क है, 2.9 के करीब आप ले सकते हो। तो वैक्यूम और एयर को एक जैसा आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो, ले रहे हो, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जिसको आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो। जब ये लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, उससे कम हो जाएगी। सपोज, ये बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन, सपोज उसकी वेलोसिटी रह गई 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जिसको आप मीटर पर सेकंड में लिख सकते हो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब ग्लास स्लैब में उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। बाहर क्या थी? 3 × 10⁸। ये जो मीडियम है इसमें क्या रह गई? 2 × 10⁸। तो यहां से भी म्यू निकाला जा सकता है, बट इन दिस केस साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, आपने जो फार्मूला पढ़ा था, आप दूसरा फार्मूला नोट कर लीजिए। इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यू कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय टेकिंग द फार्मूला म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। आप इस तरह से लिखिए, इस फार्मूले से भी आप क्या कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। दिस इज आल्सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
लेकिन उसमें था एंगल के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर. बट इन दिस केस you can determine the refractive index by taking the ratio of velocity of light in vacuum, means rare medium, to the velocity of light in denser medium. Good. So C upon V. Now put the value of C, 3 into 10 raised to the power 8 meter per second upon 2 into 10 raised to the power 8 meter per second. मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसल, 3 into 10 raised to the power 8 से 3 into 10 raised to the power 10 raised to the power 8 से 10 raised to the power 8 कैंसल, बचा क्या? ओनली 3/2 एंड 3/2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1.5. दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ये, और एक्चुअल में भी है. सही मायनों में ग्लास 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही कर देता है वेलोसिटी, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, वो 1.5 ही होता है. इसमें आपसे वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर ये भी पूछ सकता था कि उसके अंदर बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी व्हेन इट पास थ्रू द ग्लास स्लैब. तो अब आपको पास क्या क्या गिवन है? म्यू एंड सी. फार्मूला दोबारा से आप ये पुट करेंगे तो आपके पास 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो यहां से आपको पता लगा म्यू, सी और वी के अंदर रिलेशन. तो इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो? वेलोसिटी ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो. सेकंड थिंग, अगर लाइट एयर या वैक्यूम से ग्लास स्लैब में ना जाकर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो फार्मूला क्या होगा? तब फार्मूला जो होगा, नोट करिए, म्यू इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. म्यू इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. ये तब होगा जब आपको दोनों मीडियम में से किसी के बारे में कोई ज्यादा नहीं पता. थर्ड फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, V1 ये रेयर मीडियम में वेलोसिटी है, रेयर मीडियम वेलोसिटी, और ये डेंसर मीडियम. अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू में चला जाएगा. ध्यान रखना. और दूसरी बात, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर अपॉन अगर साइन ऑफ एंगल ऑफ आई कर दिया तो ये 1 अपॉन म्यू की वैल्यू होगी. तो इन चीजों से थोड़ा सा खेलना सीख लीजिए. आपको एक फार्मूला बता दिया जाता है, वो किसी भी तरह से उसकी अल्टा पल्टी की जा सकती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज किए जा सकते हैं. तो V1 अपॉन V2, इसके अंदर क्या है? सपोज एक ग्लास है, ये लो, ये सारा ग्लास का भरा हुआ है, ये ग्लास है, सारा ग्लास. ठीक है, ये ग्लास का मटेरियल है सारा. इसके ऊपर यहां पर जो है वो वाटर ले लिया आपने. क्या ले लिया? वाटर. ये पानी ले लिया. इससे ऊपर एयर है, ये एयर, ये वाटर, और ये ग्लास. एयर, वाटर, ग्लास. अब देखिए लाइट कैसे चलेगी इसके अंदर, सिर्फ अभी बताएंगे इसके अंदर. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, बाद में करेंगे, वो बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं. लो, ये एयर से वाटर में जा रही है पहले लाइट, तो क्या होगा? एयर से वाटर में जाएगी, ये रेयर हो गया और ये डेंसर. ये लाइट क्या होगी? मुड़ जाएगी. ये लाइट क्या होगी? सीधी ना जाकर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से क्या होता है? ज्यादा होता है. इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसका ज्यादा होता है. ऐसे भी देख सकते हो आप,
इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, तो ये रेयर और ये डेंसर। लाइट सीधा ना जाकर क्या हो जाएगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्मल N1 की वजह से। फिर जब लाइट वाटर से ग्लास में जाएगी तो क्या होगा, अब वाटर और ग्लास में वाटर की डेंसिटी कम होगी और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होगी और ज्यादा होगी, तो इस केस में ये रेयर बन जाएगा और ये अब डेंसर का काम करेगा। तो लाइट अभी भी सीधा ना जाकर और ज्यादा मुड़ जाएगी इस तरह।